नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। बिहार में कल पहले चरण की वोटिंग ने प्रदेश में चुनावी इतिहास रच दिया, एक नया रिकॉर्ड बना दिया। फर्स्ट फेज में कल 64.69% वोटिंग दर्ज की गई। वैसे तो इस वोटिंग परसेंटेज के कई मायने हैं, लेकिन सबसे अहम और सबसे मजबूत वजह महिला वोट बैंक को माना जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि महिलाओं ने इस बार बिहार में बम्पर वोटिंग की। तो सवाल यह कि महिलाओं की ज्यादा वोटिंग के संकेत क्या हैं, आज ये डिकोड करेंगे। महिलाओं ने की वोटिंग धुआंधार, किसकी बना दी सरकार? और सवाल यह भी, आधी आबादी की ज्यादा वोटिंग के पीछे की वजह क्या है? दूसरी स्टोरी देश के राष्ट्रगीत विवाद से जुड़ी। 88 साल बाद क्यों राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर विवाद? क्या नेहरू ने वंदे मातरम से हटाई थी दुर्गा स्तुति? और वंदे मातरम का मुद्दा उठाकर बीजेपी क्या संदेश दे रही है? और तीसरा सच जो आपके सामने हम आप लाने वाले हैं, तीसरी स्टोरी महाराष्ट्र में एक बड़े जमीन घोटाले से जुड़ी है। 1800 करोड़ रुपए की जमीन कैसे 300 करोड़ में बेच दी गई? आखिर 40 एकड़ की जमीन पर से स्टैंप शुल्क हटाने के पीछे कौन सा तंत्र शामिल है? और कैसे इस महाघोटाले की तार डिप्टी सीएम अजीत पवार से जुड़े हैं? तो आज आपको मुखातिब कराएंगे और इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। वो कहते हैं ना, महिलाएं अगर कुछ ठान ले तो इतिहास बदलते और बनते देर नहीं लगती। ज्यादा दिन नहीं बीते, 5 दिन पहले की बात है। 2 नवंबर को देश की जांबाज बेटियों ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को 52 रन से मात दी थी। भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया था। इस जीत के साथ ही हिंदुस्तान की शेरनियों ने दुनिया को बता दिया किसी से वो कम नहीं। और अब बात बिहार की महिलाओं ने बताया कि उनके फैसले के बिना देश की सियासत भी अधूरी है। बिहार में कल हुई वोटिंग में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में वोटिंग के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक बिहार में पहले चरण में कुल 64.69% मतदान हुआ। यानी पिछले 2020 के चुनाव में सभी चरणों को मिलाकर कुल 57.29% वोटिंग हुई थी। उसके मुताबिक अभी तो पहले चरण का मतदान है और 7.4% लगभग 7.5% वोटों का इजाफा है। इससे पहले का रिकॉर्ड देखें तो बिहार में अब तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी साल 2000 में। तब 62.57% मतदान हुआ था। जिले वाइज आंकड़े देखें, अब उसको जिले वाइज बांटना शुरू करें तो कई जिलों में तो 70% से ज्यादा मतदान हुआ, अबाउ 70%। अपने आप में बिहार की सियासत के लिहाज से बहुत अलग है। कल प्रदेश के 38 में से 18 जिलों में वोटिंग होती है। 9 जिले ऐसे हैं जहां 65% से ज्यादा लोगों ने अपने वोटिंग राइट का मताधिकार का इस्तेमाल किया। मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा 71.41% वोटिंग हुई। इसके बाद नंबर आता है समस्तीपुर का, जहां 71.22% मतदान हुआ। इसके अलावा बेगूसराय 69.58%, सहरसा में 69.16%, मधेपुरा में 69.03%, वैशाली में 67.68%, खगड़िया में 67.65% और गोपालगंज में 66.58%। लखीसराय में 65.05% वोट डाले गए, 60 से कहीं ऊपर। इसके अलावा कई जिलों में 65% से कम और 58% से ज्यादा वोटिंग हुई।
इनमें थे सारण 63.63%, दरभंगा में 63.35%, मुंगेर में 63.23% हुई, बक्सर में 61.83%, शेखपुरा में 61.73%, सिवान में 60.54%, नालंदा में 59.33%, भोजपुर में लगभग 59% और पटना में सबसे कम 58.40% मतदान हुआ। अब माना जा रहा है कि इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो है महिलाओं की भागीदारी। आधी आबादी ने जिस तरह से बढ़ चढ़कर वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उससे सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कल 121 सीटों पर वोटिंग के लिए कुल 3,75,13,302 मतदाता थे। हमने आपको लगातार यह आंकड़ा बताया है। और इसी में 1,98,35,325 पुरुष और 1,76,77,219 महिला थी। ये इसका बाइफर्केशन हो गया। अब पोलिंग बूथों की तस्वीर आपको बताते हैं, जो देखने से पता लगता है पुरुषों से ज्यादा तो महिलाएं थी। भीड़ में नजर आ रही थी, लाइनों में नजर आ रही थी। इस बात का अंदाजा सियासी पार्टियों को भी है, खासकर एनडीए को। लिहाजा एनडीए इस बढ़े हुए वोटिंग प्रतिशत से बहुत गदगद है। अब वो ये तय मान रहा है कि उसकी सरकार की वापसी हो रही है, उसकी सरकार बन रही है। सुनिए। बिहार की मातृशक्ति लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कल हुए प्रथम चरण के चुनाव में राज्य की 1,76,00,000 से अधिक महिलाओं ने बिहार के विकास, सुरक्षा और सम्मान के लिए मतदान किया। दूसरे चरण में भी यही उत्साह और भागीदारी राज्य में फिर से सुशासन की सरकार बनाएगी। आप सभी का हार्दिक आभार। पहले चरण के मतदान में महिलाओं की भागीदारी बेमिसाल। 2020 के मुकाबले महिलाओं ने निभाई अधिक जिम्मेदारी। 1,76,00,000 से ज्यादा महिलाओं ने वोट डालकर विकास पर लगाई मुहर। माताओं बहनों में जो जुस्सा देख रहा हूं, मैं बिहार का उज्जवल भविष्य देख रहा हूं। हम सिर्फ घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। जैसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, बिहार की 1,40,00,000 बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। हमने जो कहा वो करके दिखाया। इसलिए बहनों को भरोसा है कि एनडीए ही उनको जीवन के हर कदम पर आगे भी मदद करेगी। तो बात यहां तक रुकती नहीं है। एनडीए बहुत खुश, महागठबंधन भी इससे बहुत खुश, बम्पर वोटिंग से। उन्हें लगता है कि यह रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग सत्ता परिवर्तन के लिए है। सुनिए उनका वर्जन। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन के जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी के, महागठबंधन के सभी कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता मालिकों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना है तो होने दीजिए। खैर, अब इस बढ़े हुए वोट परसेंटेज से किसे फायदा किसे नुकसान होगा, ये तो दिन के अगले शुक्रवार को ही पता लगेगा, रिजल्ट आएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि वोटिंग प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी ने बिहार की सियासत की दिशा बदल दी है। सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं की ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ी कैसे? इसके पीछे बहुत सी वजह है, कई वजह है। सबसे पहला यह कि दोनों गठबंधन की ओर से महिलाओं के लिए कई तरह के वायदे किए गए, उनको फोकस किया गया। इसके अलावा एसआईआर हुआ था। एसआईआर के बाद पहले चुनाव की वजह से भी कई महिलाओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए पहली बार अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनी हैं। साथ ही एक वजह यह भी मानी जा रही है कि छठ पूजा के लिए
जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी बिहारी हैं, अपने परिवारों के साथ बिहार लौटे थे, जिसमें से ज्यादा परिवारों की महिलाएं वोटिंग के लिए वहां रुकी, उन्होंने वोट दिया। ऐसे में अब महिलाओं की वोटिंग ज्यादा होने के संकेत क्या है, इंडिकेशन क्या है, डायरेक्शन क्या है, ये किसके पक्ष में जा रहा है? आमतौर पर यह कहा जाता है, राजनीतिक परंपरा रही है कि ज्यादा वोटिंग को सत्ता विरोधी लहर से जोड़ा जाता है। अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी। द मोर द वोटिंग काउंट, सत्ता बदलने वाली है। लेकिन बिहार में यह समीकरण हमेशा सही नहीं बैठता। यहां महिलाओं की सक्रियता अक्सर नीतीश कुमार और एनडीए के लिए फायदेमंद भी रही है। लेकिन इस बार बिहार में मामला थोड़ा अलग है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए 10,000 वाली स्कीम शुरू की, तो तेजस्वी ने कहा माई बहन योजना, महिलाओं को एक मुश्त 30,000 देने की घोषणा। वैसे में किसकी स्कीम कितना काम करेगी, अब इस पर चुनाव विश्लेषक क्या मानते हैं, उनसे भी हमने बात की। सुनिए। पहले चरण का चुनाव के बाद जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है ओवरऑल, उसको लेके ये 2-3 चीजें सामने आई है। महिलाओं का परसेंटेज बढ़ा है, क्या युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, या SIR के बाद इसको लेके, लेकिन महिलाओं की ही संख्या ज्यादा बढ़ी है ऐसा अनुमान है। और इसको ऐसे देखें कि महिलाओं ने अगर वोटिंग परसेंटेज अपना बढ़ाया है तो ये नीतीश सरकार पे जो महिलाओं का भरोसा है वो एक दिन का नहीं है। ये 2005 के बाद जब से नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं तो उन्होंने महिलाओं के लिए 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण, फिर लोकल बॉडीज में भी आरक्षण, फिर सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, शिक्षकों की नियुक्ति में, महिलाओं की पुलिस बल में। तो ये सस्टेन्ड 20 वर्षों से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। खैर, एक बात तो साफ है कि जो कुंजी है, जो चाबी है, वो जिसके हाथ में है, वो तो इससे साफ पता लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे सेगमेंट की, बात करते हैं देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। आज वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। देश भर से आए कलाकारों ने वंदे मातरम, नादेकम, रूपम अनेक कार्यक्रम के तहत राष्ट्रगीत की अद्भुत प्रस्तुति दी। इन कलाकारों ने भारतीय शास्त्रीय और कर्नाटक संगीत शैलियों में मंत्रमुग्ध कर दिया और वंदे मातरम के स्वर से पूरा स्टेडियम गूंज उठा। पीएम मोदी ने इस मौके पर वंदे मातरम वर्ष का शुभारंभ भी किया। लेकिन इसी के साथ वंदे मातरम पर विवाद भी शुरू हो गया। कैसे, देखते हैं। राष्ट्रगीत के 150 साल पूरे होने पर नरेंद्र मोदी और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की। उन्होंने साल भर चलने वाले स्मरण समारोह का उद्घाटन किया। अब इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के नाम पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने 1937 में वंदे मातरम के एक हिस्से को हटा दिया था और इसी विभाजन ने देश के विभाजन की नींव रखी थी। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। अब आखिर ये पूरा विवाद है क्या
इस विवाद को समझने के लिए आपको आज से करीब 88 साल पहले लिए चलते हैं, उस घटना को समझाते हैं जिसके कारण आजादी से पहले ही वंदे मातरम पर विवाद शुरू हो गया था। दरअसल 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम को बताया था इस्लाम विरोधी। अब इसके बाद 22 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम की समीक्षा करने की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने कह दिया कि कलकत्ता में होने वाले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में वंदे मातरम में बदलाव करेंगे। इसके विरोध में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने 26 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम दिवस मनाने का ऐलान कर दिया। अब 26 अक्टूबर 1937 को कार्यक्रम में प्रस्ताव लाकर मांग की गई कि कांग्रेस वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगीत घोषित करे। इसके बाद 29 अक्टूबर 1937 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने वंदे मातरम में बदलाव की घोषणा भी कर दी। बढ़ते विवाद को हल करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और सुभाष चंद्र बोस की एक समिति का गठन किया। समिति ने आपत्तियों पर विचार किए और ये फैसला किया कि राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंद ही गाए जाएंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी की 1875 में लिखी असली वंदे मातरम में कुल 6 छंद हैं, लेकिन संशोधन हो गया। संशोधन के बाद पहले 2 छंदों को छोड़कर बाकी के 4 छंद हटा दिए गए। अब इन छंदों में मातृभूमि को हिंदू देवी दुर्गा के रूप में चित्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम में इसी बदलाव का जिक्र करते हुए युवाओं से अपील की कि उन्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, इस बारे में जानना चाहिए। वंदे मातरम का 150वीं एनिवर्सरी इवेंट 7 नवंबर 2005 से 7 नवंबर 2026 तक पूरे देश में चलेगा। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम के अलावा सुबह करीब 10 बजे देश भर के सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन किया। बिहार की राजधानी पटना में गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी कार्यालय में वंदे मातरम पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों की राजधानी में भी कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें इन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुंबई, लखनऊ, गुवाहाटी, जयपुर, देहरादून, पणजी, हैदराबाद और अंबाला में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हो रहे सरकारी कार्यक्रम को लेकर विवाद छिड़ गया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब साटम ने उन्हें घर के पास होने वाले वंदे मातरम के सामूहिक गायन कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। नहीं, जो जबरदस्ती का प्रोटेस्ट है ना, जबरन किसी को कोई चीज खाई नहीं जा सकती। जो एक अल्लाह को मानता है, जो अपनी माँ का भी सजदा नहीं करता, वो ज़मीन का सजदा, सूरज का सजदा नहीं कर सकता। ये इस्लाम में कहा गया है और इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह का शरीक बनाना है। हम उसका अपोज थोड़ी करते हैं। हम तो हमेशा खड़े रहते हैं असेंबली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ। दरअसल महाराष्ट्र सरकार वंदे मातरम पर सप्ताह भर का उत्सव मना रही है। इसी उत्सव के तहत राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन्हीं में से एक कार्यक्रम के लिए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, अबू आजमी को आमंत्रित किया। लेकिन अबू आजमी के इनकार के बाद बीजेपी ने अबू आजमी के घर के पास प्रदर्शन और वंदे मातरम का पाठ किया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अजीत साटम और विधानसभा अध्यक्ष राहिल नावेरकर शामिल हुए। किसी के बाप का भारत देश नहीं है। जितना भारत देश उनका, उससे ज्यादा मेरा है। मेरे पुरखों ने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। ये जो है, कोई अपने हाथ में कानून नहीं ले सकता। इस तरह के अल्फाज बोलने वाले जरा अपनी हैसियत सोचे, क्या बोल रहे हैं लोग। देश को तोड़ रहे हैं लोग। क्या देश में क्या संविधान खत्म हो चुका है? देश का संविधान इजाजत देगा किसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्या 150वां साल पूरा देश मना रहा है। पूरे देश में उत्साह है, देशभक्ति का वातावरण है। केंद्र सरकार में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसको साल भर प्रेरणा देने के लिए कार्यक्रमों की रचना भी की है। अब उस समय पर कुछ चंद लोग अगर वंदे मातरम गाने से मुकर रहे हैं या इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा इससे गंदी, दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानास्पद देश के प्रति की भावना रखने वाले उस हर व्यक्ति को भारतवासी माफ नहीं करेगा, ऐसी मेरी भावना है।
भारत के राष्ट्रगीत तो वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को अक्षय नवमी के पावन अवसर पर लिखा था। इसे मूल तौर पर बांग्ला भाषा में लिखा गया था। 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में उनके उपन्यास आनंद मठ के हिस्से के रूप में छापा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने मंच पर वंदे मातरम गाया। यह पहला मौका था जब गीत सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर गाया गया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में वंदे मातरम जनता की आवाज बन गया। इसके बाद वंदे मातरम आजादी के आंदोलन का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। कई स्वतंत्रता सेनानियों ने फांसी पर चढ़ते हुए वंदे मातरम गाया। आजादी के बाद संविधान सभा ने वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार भी कर लिया। वैसे तो वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत का मानद दर्जा प्राप्त है, लेकिन इसे राष्ट्रगान जनगण मन जैसा संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। इसका मतलब है कि वंदे मातरम में देशभक्ति का अपार मूल्य होने के बावजूद इसे कानूनी तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। नागरिक अलग अलग तरीकों से अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं इसे गाने में। सुप्रीम कोर्ट ने भी वंदे मातरम को अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया और कहा कि देशभक्ति को किसी बाध्यता से मापा नहीं जा सकता। तो ये तो आपने महाराष्ट्र में वंदे मातरम पर हुए विवाद की कहानी देखी, जिसके कारण राज्य की सियासत अचानक गर्मा गई। लेकिन महाराष्ट्र में एक और सियासी बवाल शुरू हो गया। यह बवाल है जमीन घोटाले को लेकर। डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पर सैकड़ों करोड़ की जमीन के घोटाले का आरोप लगा है। पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों जमीन घोटाले के आरोप में घमासान मचा हुआ है। आरोपों के केंद्र में डिप्टी सीएम अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार। उनकी कंपनी पर महाराष्ट्र में 2 अलग अलग जगहों पर करीब 1800 करोड़ की कीमती जमीन महज 300 करोड़ में खरीदने का आरोप लगा है। दावे के मुताबिक इतनी बड़ी जमीन खरीद में नियमों की अनदेखी कर 21 करोड़ स्टैंप ड्यूटी की जगह सिर्फ 500 के स्टैंप पर सारे काम हुए। अगर सरकार की जमीन है तो बेचने का अधिकार है ही नहीं, और अगर फिर बेची कैसी गई सरकारी जमीन, किसने परमिशन दी? और तहसीलदार अगर कह रहा है कि मैंने साइन ही नहीं किया, तो जमीन बेची किसने? स्टैंप ड्यूटी का सवाल ही नहीं आता। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार और केंद्र सरकार पर इस घोटाले को लेकर करारा हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, आरोपों के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस एक्शन में हैं। उन्होंने इस मामले में जांच के आदेश देते हुए पुणे के तहसीलदार सूर्यकांत येवले को निलंबित कर दिया। या प्रकरणाच्या संदर्भात सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। महसूल विभाग असेल, आयजीआर असेल, लँड रेकॉर्ड्स असतील, या संदर्भातली सगळी माहिती मी मागवलेली आहे। या संदर्भातले योग्य ते चौकशीचे आदेश देखील मी दिलेले आहेत आणि ही सगळी माहिती आणि जी काही प्राथमिक चौकशी आहे त्याच्या आधारावर या संदर्भात जी काही तुम्हाला सांगायचं ते मी सांगणार आहे। त्यामुळे अद्याप माझ्याकडे पूर्ण माहिती आलेली नाही। प्रायमा फेसी जे मुद्दे समोर येत आहेत ते मुद्दे गंभीर आहेत, त्याच्यामुळे त्याची योग्य प्रकारची माहिती घेऊनच बोललं पाहिजे। जमीन खरीद में घोटाले के आरोप पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया होल्डिंग एलएलपी के खिलाफ लगे थे। कंपनी के खिलाफ अभी तक 2 प्रमुख जमीन घोटाले सामने आए हैं। इसमें कई गंभीर वित्तीय अनियमितताएं शामिल हैं। पहला मामला पुणे के कोरेगांव पार्क मुंडवा का है। ये जमीन महार वतन की बताई जा रही है, जिसका मूल्य 1800 करोड़ था, लेकिन इसे कथित तौर पर सिर्फ 300 करोड़ में खरीदा गया। इस सौदे में स्टैंप ड्यूटी में भारी छूट दी गई। दूसरा मामला खड़क पुलिस स्टेशन का है। ये मामला पुणे में शासकीय डेयरी की जमीन को अवैध रूप से हड़पने का है। खुलासे के बाद 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन इनमें पार्थ का नाम सामने नहीं आया, जबकि कंपनी के 2 डायरेक्टरों दिग्विजय पाटिल और शीतल तेजवानी का नाम है। दिग्विजय पाटिल पार्थ की कंपनी अमेडिया में 1% का भागीदार है। मामले पर खुद डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सफाई दी। मला काही प्रश्न विचारत होता, मला त्याबद्दल एवढं सांगायचं आहे की जे काही आता टीव्ही वेगवेगळ्या चॅनलला चाललेलं आहे त्याबद्दलची पूर्ण माहिती मला काही नाहीये।
माझा त्या गोष्टीशी डायरेक्ट अजित पवार म्हणून दुरान्वयी देखील संबंध नाही. मला 35 वर्ष महाराष्ट्रातली जनता ओळखते. त्या संदर्भामध्ये मी उलट या निमित्तानं संपूर्ण माहिती घ्यायचं ठरवलेलं आहे. कारण मागे एकदा 3-4 महिन्यापूर्वीची गोष्ट असेल की अशा पद्धतीचं काहीतरी चाललंय असं कानावर आलं. त्यावेळेस मी सांगितलं की असलं काही चुकीचं केलेलं मला चालणार नाही. असल्या कुठल्याही चुकीच्या गोष्टी कुणी पण करू नयेत अशा स्पष्ट सूचना मी दिलेल्या होत्या. जानकारी के मुताबिक ये जमीन आरोपी शीतल तेजवानी के जरिए बेची गई. 40 एकड़ महार वतन जमीन पर कुल 272 नाम थे और शीतल तेजवानी के पास इस संपत्ति का पावर ऑफ अटर्नी था. अजीत पवार पहले भी सिंचाई घोटाले जैसे विवादों में घिर चुके हैं, लेकिन इस बार मामला उनके बेटे पार्थ से जुड़े होने के कारण और ज्यादा सीरियस हो गया है.